Hello everyone, I am Rahul and welcome to Academics with Rahul YouTube channel. Let's learn together. अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरह की यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलें आपको सबसे पहले। ये ज्योग्राफी चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? इट इज द सिस्टम formed by the interaction of all the living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by the transfer of energy and material. इकोसिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो जीवित चीज़ें हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, साथ ही नॉन लिविंग चीज़ों के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं इस तरीके से कि एनर्जी का और मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है आपस में, यानी वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं और उस सिस्टम को कहते हैं इकोसिस्टम। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये एक पॉन्ड इकोसिस्टम है जहाँ पर देख सकते हो आप सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें किसके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं? आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और नॉन लिविंग चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। नॉन लिविंग चीज़ें जैसे वाटर, लैंड और हवा के साथ। तो इकोसिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे लिविंग कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि एनर्जी का एक ट्रांसफ़र हो। एनर्जी का ट्रांसफ़र से मतलब है, जैसे कि आप जानते हो, सन से जो लाइट होती है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं फूड बनाने में। साथ ही प्लांट्स लाइट को, वाटर को, एयर को यूज़ करके फूड बनाते हैं। वो फूड अदर एनिमल्स खाते हैं, यानी जो सन की, वाटर की और एयर की एनर्जी थी वो प्लांट्स के द्वारा एनिमल्स के अंदर जाती है। ये एनिमल्स बाद में कुछ कार्निवोरस एनिमल्स खा लेते हैं तो यही एनर्जी उनमें चली जाती है और यही एनिमल्स जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं ब्रीथ करते वक्त या वो मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी है वो किस में वापस डिकम्पोज हो जाती है? बैक्टीरिया से, अर्थ में ही। इसका मतलब ये जो एनर्जी का सर्कुलेशन है ये सिस्टम में होता रहता है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ये एनर्जी का ट्रांसफ़र चलता रहता है और मटेरियल का ट्रांसफ़र, और इसी ट्रांसफ़र को, इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours over the lush green fields and coconut plantations." एक एनसीसी कैंप पर जो कि रवि की क्लास को अटेंड करना था, उस कैंप पर जेसी कहती है कि बड़ा ही हैवी डाउनपोर हुआ है। डाउनपोर का मतलब है बारिश होना, यानी वहाँ पे हैवी बारिश हुई थी और उस बारिश को देखकर जेसी को अपना घर याद आ गया जो कि केरला में है। केरला में बारिश बहुत होती है तो उसको वो बारिश देखकर केरला की याद आ गई। उसने कहा तुम सबको वहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए, वहाँ बारिश ही होती रहती है। बारिश का पानी हरे हरे ग्रीन फील्ड्स पर, हरियाली वाले मैदानों पर गिरता ही रहता है और कोकोनट के प्लांटेशंस पर भी। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम, "We get no rains. We only see कीकर sand as far as the eye see. But you also find camels," said रवि। हीरा जो कि जैसलमेर से है, जैसलमेर राजस्थान में है, और आपको पता है राजस्थान एक ऐसा एरिया है, एरिड रीजन है, यानी जहाँ पर वाटर की बहुत कमी होती है। तो हीरा कहता है कि हम मतलब मैंने ज़्यादा रेंज नहीं देखी, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे सिर्फ कीकर होता है। कीकर होता है एक ऐसा प्लांट, एक पेड़ जो कि सूखे में उगता है
और हर जगह आपको रेत और कीकर के प्लांट ही देखने को मिलेंगे जहां भी आप नज़र घुमाओ। रवि कहता है और कैमल्स भी होती हैं, यानी ऊँटें भी होती हैं, क्योंकि आपको पता है राजस्थान कैसा एरिया है, एरिड और डेजर्ट वाला रीजन है, वहाँ पे कैमल्स भी होती हैं। हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट आर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड एंड मैनी इंसेक्ट टू। हीरा कहता है सिर्फ ऊँटें ही नहीं, बल्कि अगर आप हमारे रेगिस्तान को विजिट करोगे, आओगे, तो आपको सांप, छिपकलियाँ और कई सारे इंसेक्ट भी देखने को मिलेंगे। रवि wondered why do animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? इस बात को रवि सुनकर कहता है कि ये जानवर और जो भी पेड़ पौधे होते हैं या लोग यहाँ से वहाँ जो रहते हैं वो जगह के अकॉर्डिंग अलग अलग क्यों रह होते हैं, या फिर किस तरीके से ये आपस में रिलेटेड होते हैं। तो टीचर ये सुन के कहती है हाँ ऐसा ही होता है। All plants, animals, and human beings depend upon their immediate surrounding. Often they are also interdependent on each other. Their relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem. सारे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग ये अपने सराउंडिंग्स पर ही डिपेंड करते हैं हर चीज़ के लिए। हम अपने फूड, वाटर, एयर, इन सब चीज़ों की जो नीड होती है वो किस पे डिपेंड करते हैं? एनवायरनमेंट पे, क्योंकि हमें सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? एनवायरनमेंट से मिलती हैं। ऑफ्टन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और हम आपस में भी डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। ये जो रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और बाहर रहने वाले, सराउंडिंग में रहने वाले ऑर्गेनिज्म्स के साथ, इस रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean and small pond. ये इकोसिस्टम बड़े बड़े वर्षा वनों में हो सकता है। वर्षा वनों में ये वो वन, वो जंगल जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, उन ग्रासलैंड्स पर होता है, घास के मैदानों में हो सकता है, रेगिस्तानों में हो सकता है, पहाड़ों पे हो सकता है, किसी तालाब में हो सकता है, नदी में हो सकता है, या किसी समुद्र में भी हो सकता है, यहाँ तक कि एक छोटे से झील में, पॉन्ड में भी हो सकता है। तो ये जो इकोसिस्टम अलग अलग जगह पे बनता है यही डिसाइड करता है कि वहाँ की प्लांटेशन, वेजिटेशन और एनिमल्स कैसे होंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा। ये किस पर डिपेंड करता है? इकोसिस्टम पर या इन्वायरमेंट पे। इस साइड पिक्चर में आप देख सकते हो बार्टर सिस्टम। It is a trade in which goods are exchanged without the use of money. Olden times में जब मनी और करेंसी नहीं हुआ करती थी, यानी ये कॉइन्स, पैसे जो हम आज यूज़ करते हैं ये पहले नहीं हुआ करते थे, तो पहले एक सिस्टम चला करता था जिसका नाम था बार्टर सिस्टम, या आप इसे कह सकते हो लेन देन वाला सिस्टम। जैसे कि अगर कोई फार्मर है और वो वीट ग्रो करता है और कोई और पर्सन है जो कि कोई काम करता है, या सपोज टेलर है कोई, तो अगर उससे कपड़े सिलवाने हैं उससे, तो वो क्या करते थे? उस टाइम पे करेंसी तो चलती नहीं थी, पैसे नहीं चलते थे, तो वो अगर किसी के कपड़े सिल के दे रहा है तो उसके बदले में, करेंसी के बदले में क्या देते थे? वो वीट दे देते उससे, यानी उसे गेहूँ दे देते थे और वो बदले में कपड़े सिलकर दे देता। इस तरीके से लोग आपस में अपने काम करते थे या चीज़ों को बदल लेते थे। इसी सिस्टम को कहा जाता है बार्टर सिस्टम, जहाँ पर कोई करेंसी इन्वॉल्व नहीं होती और सिर्फ मटेरियल के एक्सचेंज से ही सारा सिस्टम चलता है। ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट with the environment and modify it according to their needs. जो भी इंसान हैं सारे, वो environment के साथ interact करते हैं और हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसको change भी करते हैं, modify करते हैं। Early humans adapted themselves to the natural surroundings. जो इंसान पहले हुआ करते थे शुरुआत में, वो सब नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते थे। They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them.
वो एक सिंपल सादा जीवन जीते थे, सिंपल लाइफ, और अपनी जो भी ज़रूरतें होती थी उन्हें नेचर से ही फुलफिल कर लेते थे, यानी पूरी कर लेते थे, उसको कोई नुकसान पहुंचाए बिना। पर जैसे ही टाइम बढ़ता गया, आगे होता गया, पर जैसे ही टाइम निकलता गया, विद टाइम नीड्स ग्रो एंड बिकम मोर वेरिड, ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ह्यूमंस को, इंसानों को अलग अलग तरीके मिल गए एनवायरनमेंट को चेंज करने के। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ। इनको क्रॉप्स ग्रो करना आ गया, खेती करना आ गया, जानवरों को पालतू बनाना आ गया, गायों को, भैंसों को, बकरियों को, कुत्तों को, इन सबको पालना आ गया, और ये एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे। इसके पहले क्या होता था, जहाँ भी पानी की सुविधा होती थी, खाने की सुविधा होती थी, पहले वहाँ पे लोग रहते थे, पर जैसे ही वहाँ की कोई भी कमी आती थी तो किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाते थे। लेकिन जब आगे टाइम गुजरा तो हम सेटल्ड लाइफ जीने लगे, यानी हम अपना घर बनाने लगे, और एक सेटल्ड लाइफ, वहीं सेटल होकर कहीं और ट्रैवल नहीं करते थे, वहीं पे रहते थे और वहीं पे सारी चीज़ें नीड को फुलफिल करते थे। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, surplus food was produced, barter system emerged, trade started and commerce developed. इसी बीच व्हील का इन्वेंशन हो गया, पहिए का इन्वेंशन, जिससे इसी बीच व्हील का इन्वेंशन हो गया, यानी पहिए का इन्वेंशन हो गया, जिससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो गया। बहुत सारा खाना हम प्रोड्यूस कर लेते थे खेती करके। बार्टर सिस्टम आ गया, जिससे एक दूसरे से सामान का लेन देन हो सकता था। इससे ट्रेड और कॉमर्स स्टार्ट हो गया, व्यापार स्टार्ट हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो रेवोल्यूशन जिसने बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनाई, फैक्ट्रीज बनाई, कारखाने बनाए। जब वो आया तो बहुत सारा प्रोडक्शन होने लगा जल्दी जल्दी, क्योंकि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं गुड्स को। तो जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इससे जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होने लगी चीज़ें। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। ट्रांसपोर्टेशन व्हील के इन्वेंशन की वजह से काफ़ी तेज हो गया था, और जो इन्फॉर्मेशन हम कम्युनिकेट करते आपस में, वो भी ईजी हो गई और तेज हो गई, स्पीडी हो गई। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? A perfect balance is necessary between the nature and human environment. Human must learn to live and use their environment in harmonious way. क्या आपने कभी सोचा है कि आपको, ज़्यादातर लोगों को गर्मियों में क्या पसंद होता है? वाटरमेलन पसंद होता है, तरबूज। और सर्दियों में क्या पसंद होता है? गरम गरम मूंगफली खाना। तो ये चीज़ें क्यों पसंद है आपको? आपको क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चीज़ें पसंद आ रही हैं, यानी इन्वायरमेंट और जो हमारा नेचर है उसमें एक बैलेंस है, और ह्यूमंस को इस बैलेंस को समझकर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए, और इसको इस्तेमाल करना चाहिए किस तरीके से? हार्मोनियस वे में, जिससे किसी भी तरह का नुकसान ना हो इन्वायरमेंट को। Noori, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surrounding of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Noori invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi teachers asked students to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. Noori, जो कि एक लड़की है जो कि मिजोरम से आई है रवि की क्लास में, वो अक्सर क्या बात करती है? हरियाली भरे सराउंडिंग्स की बात करती रहती है, क्योंकि जहाँ वो रहती है मिज़ोरम, वहाँ पे बहुत हरियाली है। रवि को जब वो देखती है कि रवि अपसेट हो चुका है प्लेग्राउंड की खबर को सुनकर, तो वो रवि को इनवाइट करती है कि वो कमिंग वेकेशन, यानी जो आने वाली छुट्टियाँ हैं, उनमें उसके घर ज़रूर विज़िट करे। रवि की टीचर कहती है कि सारे स्टूडेंट्स से कि आप जो भी वैकेशन के टाइम पे नज़ारे देखोगे, लैंडस्केप्स देखोगे, घर देखोगे और जो भी लोगों की एक्टिविटीज़ देखोगी, उनको ड्रॉ करके लाएं हॉलीडेज़ के दौरान। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि पर्यावरण क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, उसमें कितने कंपोनेंट होते हैं,
और किस तरीके से हम एनवायरनमेंट का यूज़ करते हैं अपनी सारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। पर साथ ही इन चीज़ों के साथ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम इसको किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुँचाएँ। क्योंकि अगर हम इसको नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, तभी हम ये सोच सकते हैं कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी, आने वाली जनरेशन्स होंगी, वो ये ब्यूटीफुल सीन्स जो हम आस-पास देखते हैं आज, एडमायर करते हैं, वो सारी चीज़ें वो देख पाएँ। पर अगर हम इसी तरीके से पॉल्यूशन करते रहे और इसका गलत तरीके से यूज़ करते रहे, तो हमारी कमिंग जनरेशन ये चीज़ें कभी भी नहीं देख पाएंगी। तो आपको क्या करना है? पॉल्यूशन को रोकना है और नेचर को, एनवायरनमेंट को हमेशा क्लीन और प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करनी है। आई होप इस ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।